भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, ठीक है। तो वह संख्या जो स्वयं और वन के अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाती है वो भाज्य कहलाती है, और वह संख्या जो तीसरे से विभाजित ना हो वह अभाज्य कहलाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, 2 देखो, जैसे कि मैं लेता हूँ भाज्य में क्या हो जाएगा आपका 4 लेता हूँ, ठीक है। तो 4 है आपका 4 से विभाजित है, 1 से भी है, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित है, ठीक है। यानी कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाती है तो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। लेकिन अगर वहीं अभाज्य की बात करते हैं तो वह केवल स्वयं और 1 से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी तीसरे से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि जो 3 है वो आपका 3 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, लेकिन अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये किस में आएगा, आपका अभाज्य में आएगा, ठीक है। और भाज्य में क्या आता है, जो आपका 3 मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है उसे लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 140, कितना दिया हुआ है 140, ठीक है। तो इसको अपन व्यक्त करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले। तो क्या करोगे, 140 की आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो गुणनखंड करोगे तो ये किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, यानी कि आपका 70 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इस 2 से विभाजित करते हो तो आपका कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर इसे 5 से विभाजित करते हो तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर इसे 7 से विभाजित करते तो 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके किसके, 140 यानी 140 के कितने हुए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है आपको, इसमें अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करना है, यहाँ पर 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्रॉस में 5 × 7, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आप पोस्ट करके क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मैं एक और करा रहा हूँ इसमें से, बाकी फिर आप लोगों को करने हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। ये चैप्टर सिंपल है, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने 156, कितना दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 156, ठीक है। क्या करना है, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, उस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो देखोगे ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो 2 7 14, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद फिर देखा कि ये 2 से विभाजित है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6, कितने जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, ठीक है। उसके बाद 13 है, वो स्वयं ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये केवल और केवल किसे जाएगा, 13 से जाएगा, यानी कि एक बार चला गया, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको गुणनफल के रूप में और व्यक्त करना है। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हुए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, यानी कि जब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार आया है, 2 की पावर 2 लग जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा 3 × 13, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। 5 लोग ही जुड़े हैं, और लोग कहाँ गए, चलो ग्रुप पे शेयर करो जल्दी जल्दी, ज़्यादा लोग जुड़ सकें।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, ठीक है। जब इस क्वेश्चन करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है आपका। थर्ड क्वेश्चन दिया है 3825, फिर दिया है 5005 और फिर दिया 7429, ठीक है। इन सबको आप प्रैक्टिस तौर पर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, जो क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलो मैं इसे हटाता हूँ। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्या दिया हुआ है, पूर्णांक निम्नलिखित पूर्णांकों के पहले LCM और HCF ज्ञात कीजिए, उसके बाद ये सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि पहली संख्या और सेकंड संख्या का जो गुणनफल होता है वो LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। उसमें लेते हैं पहला वाला। पहला जो दिया है वो दिया है 26 और 91, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कितना दिया है, 26 और 91। एक बार कंफर्म करा दीजिए आवाज़ वगैरह सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या निकालोगे, इसका LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM और HCF निकालने के लिए आपको मेन जो चीज़ है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 के करोगे तो क्या आएगा आपका, पहले 2 से करोगे तो 13 आ जाएगा और फिर 13 से करोगे तो 1, यानी कि 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए आपके, 2 क्रॉस 13, ठीक है। उसके बाद मैं 91 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, ठीक है। जब मैं 91 करूँगा तो मैं देखता हूँ कि 91 है वो 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो 7 से विभाजित करता हूँ मैं इसको, तो 13 बार चला जाएगा और फिर ये 13 से ही जाएगा, यानी ये। तो यहाँ से दूसरे कितने आ गए, यानी कि 91, 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 7 क्रॉस 13, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसने बोला है LCM निकालिए और HCF निकालिए। तो पहले मैं निकालता हूँ इसका HCF। किसका HCF, 26 और 13 का, ठीक है। तो 26-13 का HCF निकालोगे तो HCF मतलब होता है कि दोनों संख्या में कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। कॉमन खंड क्या है, गुणनखंड क्या है। तो इसमें कॉमन तो देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वही क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो HCF कितना आ गया आपका, 13 आ गया। उसके बाद LCM निकालते हैं। इसे क्या निकालते हैं, LCM, ठीक है। किसका निकालेंगे, 26 और 91 का, ठीक है। एक मिनट। तो LCM क्या कहता है, LCM ये कहता है कि पहले ये देखो कॉमन क्या है, पहले क्या देखना है, कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर मैंने देखा 13 है। उसके बाद फिर देखना है कि एक्स्ट्रा क्या है, 2 यहाँ से बचा है और 7 वहाँ से बचा है, ठीक है। तो आपका जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा आपका 182। कितना आएगा, 182। LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। उसके बाद करते हैं इसकी जांच, ठीक है। क्या बोला है कि जांच कीजिए कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक है। LCM, ठीक है। अरे बेटा 1.2 है, लेकिन ओल्ड बुक में 1.2 है। अभी जो नई बुक आई है ना उसमें ये 1.1 है, ठीक है। क्या 3 महीने निकल गए, आपको ये नहीं पता अभी कि क्या हटा है क्या नहीं है। जो आपकी ओल्ड बुक की 1.1 है वो हट चुकी है, ठीक है। जो पुरानी बुक में 1.2 है वो क्या है, वो 1.1 है, ठीक है। आपकी बुक शायद पुरानी होगी। चलो देखो अब क्या निकालते हैं अपन, इसमें से निकालते हैं, जांच करते हैं इसकी। क्या करते हैं, जांच। तो इसकी जब जांच करोगे तो उसने बोला है कि जांच करनी है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या करते हैं, इसे गुणनफल करते हैं तो क्या आता है आपका, तो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। चलो करते हैं। तो पहली संख्या क्या आती, आप फॉर्मूला लगाओगे पहले, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। तो पहली संख्या क्या थी आपकी, पहली थी आपकी 26, दूसरी थी 91 बराबर LCM निकाला आपने कितना, 182 और HCF निकाला आपने 13, ठीक है। तो चाहो तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो या चाहो तो काट सकते हो। जब मैं इसको काटता हूँ तो देखो 13 सत्ते 91, ठीक है।
और 7 से चला जाएगा, ये कितनी चला जाएगा 26 टाइम, और 26 से 26 चला गया, यानी यहाँ से क्या आ गया आपका LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था क्या होता है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू द्वितीय संख्या होता है। ठीक है, सर नंबर 1 लाइव चल रहा है। अच्छा, नंबर 1 मतलब क्वालिटी वगैरह सब ठीक है। अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप, ठीक है, और क्लियर दिखेगा। साउंड वगैरह सब क्लियर है। चलिए, तो संतोष सर नंबर 1 लाइव चल रहा है, मतलब क्या है आपका, क्वालिटी वगैरह सब ठीक है ना। चलो, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको फोर्स करके आप इसको बाद में उतार लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको जल्दी खत्म करते हैं अपन, ठीक है। 12, 15 और 21 क्या दिया है, 12, 15 और 21, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है आपको, पहले LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं इसके। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे आप, देखो 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। यानी कि जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है आपके, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो 3 से जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ से आपने किसके निकाले, 15 गुणनखंड। कितने निकले आपके, 3 क्रॉस 5, ठीक है। उसके बाद मैं 21 के निकालता हूँ, तो 21 केवल 3 से जाता है, कितनी बार, 7 बार, और 7 से जाता है 1 बार। यानी कि ये आपके 21 के गुणनखंड आ गए, कितने आ गए, 3 क्रॉस 7, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद इसके LCM और HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, पहले अपन LCM ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर HCF देखोगे तो HCF तो इसका बहुत सिंपल है, डायरेक्ट निकलेगा। HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है तीनों में, ठीक है। तो पहले निकालता हूँ HCF, क्या निकालता हूँ, HCF। किसका निकलेगा HCF, HCF ऑफ 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का। मैंने क्या बोला था, HCF आपका वह होता है जो सारे फैक्टर्स कॉमन, सारे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या होती है। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ भी है लेकिन 2 इनमें नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इसका HCF कितना आ गया, 3, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं इसका LCM। तो देखो LCM कितने निकलता है, LCM, ठीक है। तो जब इसका आप LCM निकालोगे तो LCM क्या से निकलता है, किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। तो निकालने के से कई तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि बता चुका हूँ आपको, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। दूसरा ये है कि जो कॉमन है पहले इसको लिखो। तो इनमें कॉमन क्या था आपका, देखो यहाँ पर जो कॉमन है वो है आपका 3, ठीक है। क्या है कॉमन, 3। उसके बाद फिर इसका है कॉमन, क्या है इसमें, मैंने देखा कि 5 यहाँ भी, 5 यहाँ नहीं है, 3 तो सब में ले लिया, जो बचा हुआ है उसे ले लो। यहाँ पर कितना है, 2, लेकिन 2 बार है, ठीक है। फिर कितना है यहाँ पर, 5, और फिर कितना है, 7, ठीक है। तो आपका जो LCM आता है वो आता है 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 140 भी है 420, ठीक है। कितना LCM आ जाएगा आपका, 420, ठीक है। तो ये HCF हो गया और ये LCM हो गया, आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद LCM और HCF निकालने हैं, ठीक है।
तो बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अच्छे सवालों की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका HCF और LCM। अच्छा, HCF दिया है 306 और 657 बराबर 9, ठीक है। LCM आपको ज्ञात करना है इसका, तो चलो करते हैं इसको, ठीक है। आप इसको उतार लो, जो उतारना चाहे वो। शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सबको। चलो देखो, अब मैं से हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सारे सिंपल थे, 1 से लेकर के 3 तक सारे सवाल क्या हैं आपके, सिंपल हैं। आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर इनमें मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो अच्छे सवाल नहीं करा पाऊँगा, तो कुछ अच्छे सवाल करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि HCF दिया है आपको 9 और LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, जिसका LCM दिया है, क्या दिया है, HCF दिया है, HCF, ठीक है। वो कितना दिया है, 9 दिया है, और निकालना क्या है इसमें, आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM निकालते हैं, चलो। चलो देखो, तो ये दिया है और आपको निकालना क्या है इसका, HCF दिया है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। LCM क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और संख्या भी दी है। पहली संख्या क्या दी है आपको, पहली 306 तथा दूसरी दी है 657, ठीक है। तो मैंने आपको एक संबंध बताया था कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। तो पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, पहला नंबर क्या है आपका 306 इंटू दूसरा नंबर क्या है आपका 657, ठीक है। उसके बाद आपको LCM ज्ञात करना है और HCF दिया है, कितना दिया है, 9, ठीक है। तो 9 दिया है, अब 9 से क्या इसको विभाजित कर देते हैं, तो 9 से इसमें भाग दोगे तो आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 3 27 और बचेगा कितना, 3 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 इंटू 657 बराबर LCM, ठीक है। तो इसका जब आप गुणा करोगे तो आपका गुणा आ जाएगा 22 33 8, ठीक है। आप गुणा कर लेना, कितना जाएगा, 22 33 8, ये आपका आ गया, कितना आ गया, LCM, ठीक है। तो यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको आने के चांस भी रहते हैं, ठीक है। तो इसे समझना अच्छे से। देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है।
आपको क्या करना है, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलो इसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अलग है, आपको इसे समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो पेपर में गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लाइक बहुत कम मिले हैं, क्योंकि क्या हो रहा है हैं? आप देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे, लाइक तो कीजिए, अरे मनोबल तो बढ़ेगा हमारा, कुछ नहीं तो, ठीक है। चलो आपके लिए इतना करते हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं, बटन नहीं दबा सकते लाइक वाला, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आपको जांच करना है कि 6 n है, 6 की पावर n, क्या ये 0 पर समाप्त होता है, उसने ये पूछा है और सिद्ध भी करना है आपको, ठीक है। तो इससे पहले एक बात जान लो आप कि कोई भी संख्या हो, अगर उसे 0 पर समाप्त होना या 0 लाना है तो उसमें 5 का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो मैं बोलता हूँ कि आपके पास लिखा है 10, इसमें 0 है, और लिखा है 20, इसमें भी आखिरी टर्म 0 है, और 30, इसमें भी आखिरी टर्म 0 है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें क्या था, इसमें था 2 क्रॉस 5, इसमें था 4 क्रॉस 5, ठीक है, और इसमें था 6 क्रॉस 5, यानी जब भी 0 आता है तब तक 5 की उपस्थिति रहती है संख्या में, ठीक है। अगर उसमें 5 और 2 नहीं होगा तो वह संख्या 0 नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका हल क्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जहां n एक प्राकृत संख्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, अपने मान लिए, ठीक है। n क्या है कि यहाँ पर प्राकृत संख्या है, अच्छे समझना इसको, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या और मान लेते हैं, माना एक बार के लिए आप मान लो कि 6n 0 पे समाप्त होता है, ठीक है। आप एक बार के लिए क्या मान लो कि 6n किससे समाप्त होता है, 0 पे समाप्त होता है। 6n 0 पर समाप्त होता है। अगर 6n 0 पर समाप्त होगा तो यह क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अगर 6n 0 पर समाप्त होगा तो क्या होगा, 6n क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैंने क्या समझाया आपको, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वो उसमें 5 जरूर होता है, ठीक है। अगर 5 होगा तो 5 से विभाज्य भी होगा। जैसे कि आप कहते हो कि 10 0 समाप्त होता है, तो 0 5 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य जरूर होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लिख दी कि अगर 6n 0 पर समाप्त होता है तो 6n 5 से विभाजित होगा। यानी क्या है कि, तो इसका मतलब है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी आएगा गुणनखंड में। अगर गुणनखंड में 5 आएगा तो चेक करते हैं क्या 5 आया कि नहीं आया है। तो 6n के अभाज्य
गुणनखंड खंड क्या हो गए आपके, देखो ये हो गया 2 क्रॉस 3 की पावर n। तो यहाँ पर देखा गया क्या यहाँ पर 5 है, जब यहाँ पर 5 नहीं है तो क्या ये 0 समाप्त होगा, नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये आपने क्या कर लिया, गलत कल्पना कर ली, ठीक है। तो देखो 6 के गुणनखंडों में 2 3 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 6n के गुणनखंडों में 2 व 3 के अतिरिक्त 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, या कोई और क्या नहीं है आपका, अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतिरिक्त कोई। ये पूरा लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, ठीक है, ऐसा पूरी लैंग्वेज ही है आपकी। कोई 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है, इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जो 6n को 0 पर समाप्त करें, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये पूरा क्या है आपका भाषा बेस्ड सवाल है, इसमें क्या है पूरी भाषा ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे सवाल बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है आपका वो है आपका, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलो देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ, आप पोस्ट करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपका 5 सवाल है, 5th वाला। ठीक है, तो 5th वाला क्या है, आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5th है, सिद्ध करना है कि 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लोगे आप, कॉमन लेते हैं। इसमें देखो 13 कॉमन है, मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने 13 कॉमन लेने पर, ठीक है, तो 13 में इसमें से कॉमन लूँगा तो अंदर क्या जाएगा, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1 + 1 यही बचेगा कि नहीं बचेगा। और इधर से जब मैं 7 कॉमन लूँगा, 7 तो नहीं, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो 1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका, अच्छा सॉरी गलत लिख लिया सवाल, यहाँ प्लस में क्या है 5 है, प्लस में क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। तो देखो 5 यहाँ भी है, 5 इधर भी है, तो 5 कॉमन लेता हूँ इससे। जब मैं 5 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 + 1, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ से कि 7 का 11 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 77 आएगा, ठीक है। 13 77 + 1 तो यहाँ से आएगा 13 × में 78, ठीक है। और जब इधर देखा मैंने तो यहाँ आ गया 5 2 7 × 6 × 4 × 3 × 1 और 1 2, चाहो तो इसको जोड़ लो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 2 × 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, मैंने शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किया तब बताया था कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। मैंने बोला था कि भाज्य वो होता है जो स्वयं और वन के अलावा किसी तीसरे से भाग चला जाए, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है आपकी, भाज्य संख्या होती है जो स्वयं और वन के अलावा किसी तीसरे से विभाजित हो जाए, वो कहलाती है भाज्य। और अभाज्य क्या होती है आपकी,
जो केवल स्वयं और वन से विभाजित हो, किसी तीसरे से भाग ना जाए, तो वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य कहलाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये संख्या है वो स्वयं से विभाज्य है, ठीक है, और वन से विभाज्य है, और 13 से विभाज्य है, और 78 से विभाज्य है। यानी कि इसके क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो 2 से अधिक गुणन, ये क्या है कि भाज्य संख्या है। और इधर भी देखोगे तो क्या होगा? इसके 5 से विभाज्य है, ये स्वयं से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, और इस संख्या से विभाज्य है। तो ये भी क्या एक भाज्य है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर सिंपल सी एक भाषा लिखोगे। क्या लिखोगे? देखो कि इन संख्या के, दी गई संख्याओं के, क्या लिखोगे? दी गई संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए सर 13 समय कॉमन कहाँ है? बेटा कॉमन है तो इसमें देखो, तो यहाँ पर ये क्रॉस में है, तो क्रॉस में क्या होता है ये देखना पड़ता है, ये है और ये है। तो देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो आप कॉमन ले सकते 13, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया 13 कॉमन नहीं? देखो ध्यान से देखो, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है कॉमन। और यहाँ पर क्या है? 5 कॉमन है। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 मैंने ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करके समझ सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 6th वाली तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका 6th। अभी क्या अपनी स्टार्टिंग हुई है तो थोड़ा सा कम सवाल हो पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके अपन अच्छे से और बेहतर बनाएंगे अपनी वीडियो को। आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। 22 लोग ऑनलाइन आ चुके हैं लेकिन लाइक 4 हैं सिर्फ। गजब, ऐसे पढ़ोगे तुम हैं? सिर्फ आपको एक लाइक बटन दबाने में कष्ट होता है। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब 6वां तो हो गया ना, 7वां क्वेश्चन। अब देखो 7वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। वो दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति रेस लगाता तो 2 व्यक्ति रेस लगाते हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो उसका सिंपल भाषा में क्या समझ जाओगे, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। तो इसमें किसके ना लग रहा है टाइम, तो इसका आंसर करने के लिए ना सिंपल अपन कर रहे हैं 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है? इसका हल होगा आपका 12 और 18 का एलसीएम, ये इसका हल है, ठीक है। तो हल निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले 12 के फैक्टर करोगे यानी गुणनखंड करोगे, तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो इस तरह इसके आ गए 12 के कितने आ गए? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। उसके बाद फिर आप किसके निकालोगे? 18 के निकालोगे, ठीक है। तो 18 के निकालो, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से, यानी कि यहाँ से आपके 18 कितने आ गए? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। उसके बाद एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन। तो कॉमन क्या है यहाँ पर? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। वही 2 ले लिया, मैं इसको काट देता हूँ, जो ले लिया उसको काट दो। फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, वो भी काट दिया मैंने। अब बचा क्या? 2 यहाँ बचा है, 3 वहाँ बचा है, वो भी ले लो। यानी तुम्हारा यहाँ से आंसर होता है 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 36 इसका आंसर है।
यानी कि क्वेश्चन पूछा था कितने वे समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने 36 मिनट बाद। ठीक है, तो यही आपका क्या था, राइट आंसर था। तो चलिए अब क्या है, आपके क्वेश्चन हो गए हैं पूरे 1.1 के, जो मैंने छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है, आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल पढ़ाएंगे 1.2। ठीक है, जब भी मैं बोलता हूँ 1.1 1.2 तो नई बुक को कंपेयर करके बोलता हूँ, आप कभी भी पुरानी बुक से कंफ्यूज ना हो। पुरानी बुक में क्या दिया हुआ है आपको, क्योंकि 1.1 हटा दी गई है, पिछली साल में 1.1 थी, लेकिन अब क्या कर दिया, उसको हटा दिया है। तो क्या बचा है आपका, केवल और केवल 1.2 और 1.3 को क्या कर दिया उन्होंने, 1.1 और 1.2 कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 1.1 सारी लगा लेना आप। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी भी 7 लोग लाइव हैं पर लाइक 4 ही हैं, मतलब लाइक 4 लोगों ने किया है। क्या डिसलाइक करके भाग गए क्या कुछ लोग हैं? चलिए कल के लिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो कल मैं पढ़ाऊँगा आपको 1.2, तो उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसका मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कल प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, देखो 1.2 है जो रिलेटेड है आपका किससे, परमेय संख्या से। किससे, परमेय संख्या। तो परमेय का कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले। परमेय संख्या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है परमेय संख्या का, कि वह संख्या जो एक भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या क्या होती है, देखो P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन बनती है कि जहाँ Q का मान कभी 0 ना हो। ठीक है, Q का मान कभी 0 ना हो। दूसरी कंडीशन बनती है कि P एंड Q का जो HCF होता है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन बनती है कि P एंड Q जो हैं वो क्या हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी संख्या में लगती हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या कहलाती है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपकी फेल होती है तो वो आपकी कहलाएगी अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इसी पर रिलेटेड है आपका 1.2। ठीक है, वहाँ पर देखना है क्या कोई क्वेश्चन देंगे उसमें ये सिद्ध करना है कि ये परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो बचा हुआ है, टाइम लगभग 1 घंटे की नहीं हुई है, तो अपन क्या करते हैं, अब इसको एक से कोई क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन का करते हैं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखो तो पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अधिकांश पेपर में पूछा जाता है आपके में। ठीक है, तो मौका है आपको, समझ लो एक बार। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि √5 को एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। एक बार के लिए मानना पड़ेगा आपको कि ये एक परमेय संख्या है, तो क्या है, माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, आपने क्या मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो मैंने बताया था कि जो भी संख्या परमेय होती है उसमें क्या कंडीशन होती हैं कि वो एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको a/b। ठीक है, और जहाँ पर b का मान कभी 0 ना हो, और
ए और बी क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो देखो, तो अब क्या है, और तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि ए और बी का जो HCF होता है वो कितना होगा, आपका 1 होगा। तो अगर तीनों कंडीशन में तो कोई भी कंडीशन फेल होती है तो ये क्या सिद्ध हो जाएगी कि ये एक परमीय संख्या है, वरना अपन क्या मान चुके इसको, सॉरी ये सिद्ध हो जाएगी अपरमीय संख्या है, वरना अपन इसको परमीय संख्या मान चुके हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने मान लिया ये, अब मैं क्या करता हूँ कि बी को इधर ले जाता हूँ। जब मैं बी को इधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा ये b√5 बराबर a, ठीक है। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों तरफ वर्ग करता हूँ तो यहाँ से वर्ग होगा तो b पे भी वर्ग हो जाएगा, और √5 का वर्ग क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है, ठीक है। तो 5b² आ गया और इधर से आ जाता है a²। अब इक्वल साइन का मतलब ये होता है कि जो इधर होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 है तो कहीं ना कहीं इसमें भी 5 रहा होगा। अब अगर इसमें 5 है तो ये 5 से कटेगा क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है। इक्वल साइन लगा है इसका मतलब कि क्या कह सकते हो आप कि सर a² 5 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि a² 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है। आपने यहाँ पर क्या चीज़ सिद्ध की कि जो a है यानी कि इसका जो अंश है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, इक्वल है, 5 इधर भी है तो इधर भी होगा। अगर इधर 5 था तो a का मान क्या हो सकता है, 5 तो है ही, में साथ में आप कह दोगे सर कुछ ना कुछ k भी है इसमें। k को मैं कांस्टेंट को c से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। c क्या है यहाँ पर, एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद क्या करना है, इसको मैं इसमें a का मान पुट कर देता हूँ तो मेरा आता है 5b² बराबर a का मान क्या निकाला मैंने, 5c का होल स्क्वायर। इसको जब हल करता हूँ तो आता है 5b² बराबर 25c², 5 से कटा 25 यानी कि b² बराबर आ गया 5c²। तो फिर आपका वही कंडीशन बनी कि यहाँ पर इक्वल साइन है और इधर 5 है इधर b है, तो आप कहोगे सर इक्वल साइन है तो कहीं ना कहीं इसमें भी 5 रहा होगा। अगर इसमें 5 होगा तो b² 5 से विभाजित होगा। तो आप यहाँ फिर लिख सकते हो कि b² 5 से विभाज्य है, ठीक है, और v भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये कंडीशन फर्स्ट एक सिद्ध की अपन ने, एक कंडीशन सेकंड सिद्ध की। अब यहाँ पर एक बात नोटिस की आपने कि यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो अंश था a वो 5 से कट रहा है, और यहाँ पर सिद्ध हो गया जो हर था b वो भी 5 से कट रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन फेल होती है कि मैंने बोला था a b का HCF 1 होगा, लेकिन 1 तो नहीं है, दोनों चीज़ 5 से कट रही हैं a और b, तो फिर HCF कितना होगा इसका, HCF होगा इसका 5। यानी आप कह सकते हो कि HCF ऑफ AB बराबर कितना निकला, 5। किससे निकला ये, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। HCF AB का कितना निकला, 5 निकला, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका HCF 1 है नहीं। मैंने बोला था अगर HCF 1 होगा तो वही परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन इसका HCF तो 5 है, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा हमारी क्या लिख दोगे आप, लास्ट में लिख दोगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है।
अतः आपको नहीं दिख रहा हो तो सुन लो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा ये। सर C कहाँ से आया? अरे क्या होगा तुम्हारा बेटा है देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि इक्वल साइन लगा हुआ है तो इधर 5 है तो कहीं ना कहीं इधर भी 5 होगा, ठीक है। अब A का मान कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है कि A में 5 है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो, तो मैंने बोल दिया कि A के मान में 1 5 तो है, एक पक्का है, लेकिन ये नहीं पता है मुझे A का मान कितना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि A का मान 5 भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ A का मान 5 × 2 भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ A का मान 5 × 3 भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ A का मान 5 × 4 भी हो सकता है। इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पर पता चला कि A का जो मान है उसमें 5 तो कॉमन है, 5 तो मतलब उसमें है, क्योंकि 5 यहाँ दिया था तो यहाँ भी 5 होगा। बस क्या हो रहा है कि ये पक्का नहीं है कि उसका इंटू किससे हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से या 4 से। तो ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? धनात्मक पूर्णांक। तो C क्या है यहाँ पर? C, जहाँ C एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जबर सिंह। अब आगे समझ में C क्या है? अभी समझ में नहीं आया हो तो बताओ। C क्या है? यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि मुझे A का मान रखना था। अब A के मान में मैंने बता दिया था, ये 5 तो है, लेकिन 5 किसके साथ में है? 1 के साथ में, कि 2 के साथ में, कि 3 के साथ में। तो इसलिए मैंने क्या रख दिया, साथ एक कांस्टेंट रख दिया, मतलब एक C रख दिया, जो C क्या डिनोट कर रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक डिनोट कर रहा है, ठीक है। C का मान कुछ भी हो सकता है आपका धनात्मक पूर्णांक में से। अब बताओ, बोलो यस, समझ में आ गया? जबर सिंह कमेंट प्लीज़, यस या नो। यस, गुड, पक्का। एक थंब भेजो सब लोग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है। ज़्यादा लोगों तो शेयर कर दो। अब तक वीडियो को 30 लोग देख चुके हैं भाई साहब, लेकिन लाइक 5 ही मिली है। गजब, इतना कंजूसी मत किया करो। अरे तो उस नाम से क्यों चला रहे हो आप? आईडी का नाम चेंज कर लो, ठीक है। अंकेश के पापा का नाम है। आईडी का नाम चेंज कर लो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज टेस्ट दिया बहुत लोगों ने, आपको पता चला होगा कैसे क्या नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट भी आ गया है आपका, तो पढ़ाई में थोड़ा सा अब आप स्पीड बना लीजिए। चलो, जाने से पहले सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आप आ सकते हो कल श्री राम कोचिंग पे, जो पुरानी ब्रांच है उस पर प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा कुछ क्लासेस में। चलो चलें फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें सेशन में, तब तक के लिए यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो राधे राधे। चलो धीरे धीरे क्या कर आएगा, थोड़ा सा पढ़ाने में और इंटरेस्ट आएगा। अभी क्या शुरुआत है, ठीक है। अपने पास संसाधन है, उतने सारे संसाधनों का यूज करते हैं।
तो धीरे धीरे करके अपने को सब कुछ आएगा, ठीक है। चलो महेश, ओके सर, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय, ठीक है। मिलते हैं मंडे को क्लास में।